बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज सऊदी अरेबिया के वजीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि वो सीज़ फायर कर रहे हैं यमन में, और ये 6 साल तक जंग जारी रही और 6 साल के बाद यानी 2015 में शुरू हुई थी और अब आके ये जंग में सीज़ फायर की बात की गई सऊदी अरब की तरफ से। इससे पहले आपको याद होगा कि 2015 में जब ये जंग शुरू की गई तो उस वक्त पाकिस्तान से भी कहा गया था कि वो अपने ट्रुप्स वगैरह मुहैया करे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया था। बल्कि मशवरा दिया गया था सऊदी अरेबिया को कि आप इस जंग में ना पड़ें, लेकिन नौजवान शहजादा वो ऐसे फैसले जल्दबाजी में करता रहा अपने जवानी के जोश में, और उसके तमाम फैसले जो हैं वो गलत साबित हुए, जिसके नतीजे में शहजादे को काफ़ी हजीमत भी उठानी पड़ी। और आज ये दिन आ गया कि जंग जो है वो बिल आखिर हारी हुई जंग में सऊदी अरेबिया आज खुद तजवीज़ कर रहा है, एक जंग बंदी का माहिदा करना चाहता है, जंग बंदी मांग रहा है। जो सूरत हाल है वहाँ पे वो ये है कि हौथी जो कि बागी लोग थे और जिनको ईरान की तरफ से मदद हासिल थी, उनके पास शुमाली यमन का बहुत बड़ा इलाका उनके पास है, जिसमें दारुल हुकूमत वहाँ का सना वो भी उनके कब्ज़े में है। हुदैदा का शहर है। मतलब बहुत सारे इलाके शुमाली यमन के उनके पास हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी मजबूत है वहाँ पे, और उनको शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं था। सऊदी अरब ने ये जो तजवीज़ दी है वो ये है कि जंग बंदी जो कि यूनाइटेड नेशन की सुपरविजन में हो, और इसका इंदिया उन्होंने दिया है कि इस पे कुछ शराइत अगर वो बागी मान लें तो सऊदी अरब जो है वो इस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। अब वो शराइत क्या है इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन लगता ये है कि ये शराइत एक बहाना है, जबकि सऊदी अरेबिया हर तरह से अब इस जंग से जान छुड़ाना चाहता है। पिछले कई हफ्तों से सऊदी अरेबिया ने काफ़ी ज़ोर शोर से बमबारी शुरू की हुई थी और बड़ी ज़ोरदार बमबारी थी, और इसी तरह जो बागी हैं हौथीज़, उन्होंने भी कोई लिहाज नहीं किया। वो भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा हमले कर रहे थे और इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। ये जंग जो है ये ख़त्म कराने की कोशिश पहले भी की गई। बड़े कई साल तक, जब से ये जंग शुरू उसके कुछ अरसे बाद तक, यूनाइटेड नेशन इसमें कई दफ़ा कोशिश कर चुकी थी और जंग बंदी का कुछ मामला आगे बढ़ता नज़र आता था, फिर उसके बाद ख़त्म। नतीजा ये कि ये जंग ख़त्म कराने की बजाय ये किसी न किसी बहाने चलती रही, और फिर आपने देखा होगा कि अमेरिका की नई जो हुकूमत आई उन्होंने भी कोशिश की। उन्होंने इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर एंथनी ब्लिंकन हैं, उन्होंने जंग बंदी की ऑफ़र की और बल्कि बातचीत के लिए भी कहा। और ये ख़ास तौर पे इसलिए कहा गया कि अमेरिका का ख्याल था कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह भी कर रहा है, तो इस जंग को बंद होना चाहिए, या इंसानी हकूक़ की पामाली है। और उन्होंने ये हथियार देने से भी अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अब सऊदी अरेबिया को हथियार नहीं बेचेंगे। सो एक तरफ ये बात भी हुई कि हथियार नहीं बेचेंगे, दूसरी तरफ बातचीत के लिए हौथीज़ को कहा, लेकिन हौथीज़ की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। अब ये है कि हौथीज़ जो हैं उन्होंने अब जो रिएक्शन जो सऊदी अरेबिया ने ऑफ़र की उसके ऊपर उनका रिएक्शन सामने आया, और उन्होंने कहा कि ये सऊदी अरेबिया ने हमारा नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है। साल से कोई तेल का जहाज़ इधर हमारी बंदरगाहों पे नहीं आया शुमाली यमन साइड पे, और फिर इस ब्लॉकेट की वजह से खुराक की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, जो यमनी अवाम हैं उनके ऊपर इतने मजालम हुए, उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब गुजरी इन सालों में, और जो बड़ी मुश्किल से कोई यूनाइटेड नेशन वगैरह के ज़रिए कोई इमदादी सामान वहाँ पहुँचता था तो वो इंतहाई नाकाफ़ी। नतीजा ये कि आज वो बेपनाह सख्ती काटने के बावजूद वो जंग लड़ रहे हैं, और उनको उनका ख्याल था कि ये बातचीत और ये जो कुछ भी कहा जा रहा है कि जंग बंद कर दी जाए, यूनाइटेड नेशन सुपरवाइज करे, ये सारी बेकार है अगर वो ब्लॉकेड नहीं उठाया जाता। सबसे पहले उनकी बंदरगाहें जो हैं उनके गिर्द से सऊदी अरेबिया अपने बहरी जहाज़ हटाए, और जिससे कि बेपनाह तकलीफ़ हो रही है यमन के अवाम को, कम अज़ कम वो तकलीफ़ उनकी दूर हो। अब सऊदी अरेबिया ने चूँकि एक कॉम्प्रिहेंसिव बात नहीं की, एक ऐसी प्लान लेके नहीं आए, लेकिन उन्होंने
वे की, लेकिन उससे लगता यही है कि वो यूनाइटेड नेशन को इसमें शामिल करके तो जो यूनाइटेड नेशन कहे वो करने को तैयार होंगे। अब देखने की बात यह है कि ये इतना एक कोलिशन थी, सऊदी अरेबिया था, साथ उसके कोलिशन पार्टनर थे, ख़ासतौर पे उसमें यूएई था। ये मुल्क इतने सारे और इतना आप कह लीजिए कि सऊदी अरेबिया के वसाइल भी बहुत ज़्यादा थे, एयर पावर बड़ी थी। ट्रंप के वक्त में उनको इंतहाई मॉडर्न वेपन्स दिए गए, मॉडर्न उनको बॉम्ब्स दिए गए, लेकिन ये इनको हौथीज को शिकस्त ना दे सके। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इनमें पहली बात तो ये है कि शहजादा मोहतरम ने यह फैसला गलत किया था। उन्होंने तारीख से कुछ सीखा नहीं। तारीख ये बताती है कि वहाँ पे जितने भी हमलावर हुए, मैंने जो तारीख में पढ़ा सल्तनत उस्मानिया वहाँ पे उन्होंने अपने को 2 लाख के करीब वहाँ पे फौजी भेजे, लेकिन वो ना फतह कर सके यमन को और बड़े थोड़े वापस गए। इसी तरह 75,000 के करीब फौज भेजी थी जमाल अब्दुल नासिर ने, जो मिस्र के सदर थे, और उनका भी ये कहते हैं कि 2-4 साल की जंग के बाद वो 25,000 के करीब वापस गए। यहाँ पे यमन में पहाड़ी इलाका है जो कि आजकल के जहाज बमबारी करते हैं, लेकिन उनके लिए बचाव की जगह वहाँ मौजूद है। जो उस इलाके से वाकिफ हैं उन पहाड़ों में अपना बचाव कर लेते हैं। पानी की बड़ी किल्लत है, लेकिन वहीं के लोग जो हैं वो गुजारा कर लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और फिर यमनी एक बहादुर और खासी जंगजू कौम है, लिहाजा ये चीज़ शहजादा को सोचनी चाहिए थी, पहले देखना चाहिए था कि इनकी तारीख है क्या। कोई भी तारीख में कोई भी कौम आके यमन पे काबिज नहीं हो सकी, लिहाजा ये ज़रूरी था कि इस मौके पे शहजादा बुर्दबारी का सबूत देता और कोई और अमन का रास्ता इख्तियार करता, बजाय इसके कि इनके ऊपर जंग मुसल्लत करके 5 साल टकरे मार के और बिलाखिर अपने मुंह से ही हाथ जोड़ के जान छुड़ाने का वक्त आया और आप कहते फिर रहे हैं कि जनाब जंग बंदी की जाए, और पहले आप किसी की सुन नहीं रहे थे। इसमें एक और जो बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से यमनी बागियों का जो पलड़ा है वो भारी रहा, वो ये था कि यमनियों ने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का तरीकाकार सीखा। ड्रोन्स उनको मिलने शुरू हुए और गालिबन उनको ड्रोन्स जो थे वो ईरान से मिल रहे थे और उन्होंने ड्रोन्स का भरपूर फ़ायदा उठाया। ड्रोन्स को वो बारूद से भर के तो वो सऊदी अरेबिया के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे मारते रहे, और इसके साथ साथ उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स उनका बड़ा इस्तेमाल किया। बैलिस्टिक मिसाइल भी उनको गालिबन ईरान ने दी होंगे। गरीब गुरबा लोग, फटे हुए कपड़े, जूते नहीं हैं, पाँव में सैंडल्स, और इन सारी चीज़ों के बावजूद सख्त जान और हथियार ये दो उन्होंने दबा के इस्तेमाल किया। अब इन हथियारों के साथ उन्होंने सऊदी अरेबिया का नुकसान इतना ज़्यादा किया कि सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट, उन्होंने हवाई अड्डे इनके तबाह किए, इन पे जितनी भी तबाही हो सकी, लेकिन बहरहाल उनको निशाना बनाया, इनके मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया, वहाँ नुकसान हुआ। फिर सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया इनकी तेल की तनसीबात का। ऑयल रिफाइनरीज, बाज़ रिफाइनरी तो इन्होंने बड़ी डिटेल से तबाह की, जिसके बाद उनको ठीक करने में काफ़ी वक्त लगा। अब जिस मुल्क की इकॉनमी सारी हुई तेल पे और वो तेल से कमाई करके अपना मुल्क चला रहे हों, तो उनकी तेल की तनसीबात अगर तबाह कर दी जाए तो उस मुल्क का तो बहुत नुकसान हुआ। एक तो उस तनसीबात को ठीक करने के लिए पैसा, और फिर उससे हटके अगर आप देखें तो जितनी देर वो तनसीबात बंद रहती हैं आपका तेल का कारोबार रुका है, वो भी आपकी इकॉनमी पे बोझ। नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरेबिया की इकॉनमी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, और ये ख़ास तौर पे उसमें दरमियान में तेल की कीमतें भी गिर गईं, और आज सऊदी अरेबिया की इकॉनमी वो नहीं है जो किसी ज़माने में होती थी। और सऊदी अरेबिया, आपको याद होगा कि पाकिस्तान को भी 3 अरब डॉलर दिया था, लेकिन बाद में वापस मांगा कुछ अरसे बाद। उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनके पास अब वो दौलत उस तरह नहीं रही, क्योंकि जंग पे उन्होंने बेतहाशा खर्च किया, ऊपर से तेल की आमदन रुकती रही, तेल की कीमतें गिर गईं। ये उनको काफ़ी इसका सेटबैक हुआ और आज उसका वो बोझ महसूस कर रहे थे, उसका दबाव महसूस कर रहे थे। इसके साथ साथ जो इत्तेहादी थे वो तंग आ गए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ खींच रहे थे। उसमें यूएई वगैरह जो इनके बहुत करीब थे वो भी हाथ खींच रहे थे। नतीजा ये क्या लगता ये था सऊदी अरेबिया को कि कुछ अरसे के बाद वो सिर्फ अकेले ही इस जंग में फंसे रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई इन दिनों वो ये थी कि जो बाइडन ने इस जंग के बारे में कोई अच्छे ख्यालात इज़हार न किए। उन्होंने कहा जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे आप इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। नतीजा ये कि उन्होंने हथियारों की सप्लाई रोक दी,
सऊदी अरेबिया को, और कांग्रेस ने, अमरीकी कांग्रेस ने इसको बड़ा सराहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। लिहाजा ये इंसानी हुकूक की पामाली का जो इल्ज़ाम था, ये भी सऊदी अरेबिया को एक परेशानी का बायस बना हुआ था कि यूनाइटेड नेशन और अमेरिका मिल के उनकी अदालतें ये ना हो कि इस पर तहकीक शुरू कर दें और ये एक और मुकदमा खुल जाए, जो कि अब भी खुल सकता है। तो ये एक और परेशानी इनके लिए बन जाएगी। सो शहजादे को कई महाजों पे चूँकि प्रॉब्लम्स और मसाइल पेश आए हैं उसकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, पहले भी उसके गले में वो फंदा बना हुआ है जो जमाल खुशोगी को इन्होंने कत्ल कर दिया, और वो उसका प्रेशर भी मौजूद है, वो जान नहीं छोड़ रही चीज़, और उसके साथ साथ ये जंग की एक परेशानी। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, शिकस्त तस्लीम कर लेना बेहतर है, लेकिन ये उस लिहाज से अच्छा फ़ैसला है कि जंग की निस्बत कहीं बेहतर है कि आप ये मामलात अमन से, नेगोशिएशन से, बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें यमन के साथ, और इस असना में अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, अपने मुल्क के मामलात को चलाएं अच्छी तरह, अपने हालात बेहतर करें। फिर ये कि इसका नुकसान मुस्लिम ममालिक को बहुत हुआ। इस जंग ने ईरान और जो जो अरब ममालिक हैं इसके दरमियान एक खलीज पैदा कर दी, जिस खलीज में पुर करने के लिए इसराइल घुसना शुरू हो गया, और इसराइल जो है वो मिडल ईस्ट में आपने देखा कि वो छाया हुआ है। तो इन हालात में मुस्लिम उम्मा को भी एक शदीद धचका लगा। आज ये जंग ख़त्म होती है, कब होती है ये तो यूनाइटेड नेशन वगैरह कुछ इसमें हाथ डालेंगे तो पता लगेगा, लेकिन जंग ख़त्म होने से कम अज़ कम ये जो एक प्रेशर है बड़ा शदीद किस्म का मुस्लिम ममालिक पे, वो भी ख़त्म होगा और इस्लामी इत्तेहाद को दोबारा से रिवाइव करने की तरफ तवज्जो दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।